आज हम सीखेंगे ओजोन परत के अपक्षय के बारे में। आपने समाचार पत्रों या टीवी पर ओजोन परत के अपक्षय यानी ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में अवश्य पढ़ा या देखा होगा। चलिए आज इस विषय पर चर्चा करें। ओजोन का एक अणु यानी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं यानी एटम से बनता है। हालांकि ओजोन एक घातक विष है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सूर्य से पृथ्वी की ओर प्रकाश के साथ हानिकारक पराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट यूवी रेज भी आते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी स्तर में स्थित ओजोन परत घातक पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। यह हमारे लिए एक कंबल यानी ब्लैंकेट की तरह है। इस कारण ओजोन परत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ओजोन परत के निर्माण को समझें। ओजोन की परत निर्माण होने की प्रक्रिया अत्यधिक धीमी है। ऊपरी वायुमंडल में उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणु का विघटन करके स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन के ये परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ संयुक्त होकर ओजोन का अणु उत्पन्न करते हैं। ऐसे कई सारे अणु मिलकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं। अन्य जीवों की तरह हम भी पर्यावरण का एक भाग है। हमारी गतिविधियां पर्यावरण में परिवर्तन का कारण बनती है। हमारा जीवन सुखद बनाने के लिए हमने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे एरोसोल्स जैसी वस्तुओं का निर्माण किया। इन वस्तुओं में प्रायः क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक यानी CFCs जैसे मानव संश्लेषित रसायनों यानी सिंथेटिक केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्लोरीन के यौगिक है। उद्योगों की स्थापना के साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ा। उद्योगों से निकलने वाले गैस में अक्सर क्लोरीन युक्त रासायनिक यौगिक यानी कंपाउंड्स होते हैं। ऊपरी वायुमंडल में पराबैंगनी विकर्ण इन गैसों का विघटन करते हैं, जिससे क्लोरीन के अणु उत्पन्न होते हैं। ये परमाणु ओजोन के अणुओं का विघटन ऑक्सीजन में करते हैं। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के लगभग 1,00,000 अणुओं का विघटन करने में सक्षम है। ओजोन अणु बनने की तुलना में विघटित होने का दर कई गुना अधिक है। इसलिए ओजोन परत धीरे धीरे पतली होती जा रही है। विभिन्न कारकों से ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का धीरे धीरे पतला होना ओजोन परत का अपक्षय कहलाता है। ओजोन परत का अपक्षय करने वाले कुछ कारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफॉर्म जो क्लोरीन के यौगिक है, और हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स जो ब्रोमीन के यौगिक है। यदि ओजोन परत अत्यधिक पतली हो जाती है तो इससे सूर्य की पराबैंगनी विकिरण जीवों के सीधे संपर्क में आ जाएगी और इससे जंतुओं में त्वचा का जलना, त्वचा का कैंसर, आँख का कैंसर, रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी में ह्रास जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जलीय जंतुओं जैसे मछली के लिए भोजन का मुख्य स्रोत प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन है। प्लवक प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के अंतर्गत पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाने में सहायता करते हैं। पराबैंगनी विकिरण जलीय पादपों जैसे प्लवक के लिए हानिकारक है। यदि प्लवक नहीं होंगे तो मछलियां नहीं होंगी और कई जीवों को भोजन प्राप्त नहीं होगा, जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित है। स्थलीय पादपों में पराबैंगनी विकिरण के कारण वृद्धि, पुष्प धारणा तथा प्रकाश संश्लेषण में समस्या उत्पन्न होगी। इससे संपूर्ण पर्यावरण को हानि होगी। चलिए ओजोन परत के संवर्धन के कुछ उपाय जानें। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक छेद की खोज की है। ओजोन परत की रक्षा के लिए कई देशों की सरकारें काम कर रही है। ओजोन परत की रक्षा करना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न देशों में एक संधि हुई, जिसमें ओजोन अपक्षय करने वाले पदार्थों का उत्पादन बंद करना,
उपयोग न करना, इनकी खरीद पर रोक तथा वायुमंडल में इनका सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन कम करना इत्यादि से संबंधित निर्णय लिए गए। इसके बाद विभिन्न देश ओजोन की परत को बचाने के लिए सदैव कार्यरत है। हम भी इस कार्य में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। सफाई करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कई पदार्थ क्लोरीन या ब्रोमीन के यौगिक होते हैं। हम इनका प्रयोग कम कर सकते हैं तथा इनके स्थान पर अन्य प्राकृतिक पदार्थों जैसे नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। कीटों तथा घास के नियंत्रण के लिए रासायनिक पदार्थों के स्थान पर अन्य प्राकृतिक तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। हम वाहनों का प्रयोग कम कर सकते हैं। इसके लिए हम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खेती में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। पेड़ लगाने से ऑक्सीजन की उत्पत्ति अधिक होगी, जिससे ओजोन निर्माण में सहायता होगी। आप अपने दोस्तों के साथ ओजोन परत के अपक्षय पर अवश्य चर्चा कीजिए और कुछ और तरीके पता कीजिए जिसके अंतर्गत ओजोन परत का संवर्धन किया जा सके। आज हम सीखेंगे कचरा प्रबंधन। हम प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां करते हैं जिसके दौरान कई ऐसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। इन पदार्थों को हम अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल या कचरा यानी गार्बेज कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल या अजैव निम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। यदि किसी पदार्थ का जैविक प्रक्रम से यानी एंजाइम की सहायता से अपघटन किया जा सकता है तो वह जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। लेकिन यदि किसी पदार्थ का जैव प्रक्रम से अपघटन नहीं किया जा सकता तो वह अजैव निम्नीकरणीय कहलाता है। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ कचरे की मात्रा भी बढ़ गई है। साधारणतः कचरे का निपटान करने के लिए इसे खुले मैदान में फेंक दिया जाता है। इसके कारण हमें गांव तथा शहर में कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। आमतौर पर जीवाणु जैविक निम्नीकरणीय कचरे का जैविक प्रक्रम से अपघटन करते हैं और प्राकृतिक तौर पर इन पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। सरल पदार्थ पादपों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और इस प्रकार के कचरे का प्राकृतिक तौर पर निपटान होता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कवक और बैक्टीरिया द्वारा की जाती है जो प्राकृतिक तौर पर जैव निम्नीकरणीय कचरे का अपघटन करके पर्यावरण की सफाई में मदद करते हैं। लेकिन जब इन पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होती है तो पर्यावरण में कई समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे दुर्गंध, बीमारियों का संक्रमण इत्यादि। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक साधारणतः अक्रिय यानी इनर्ट होते हैं, इसलिए उनका पर्यावरण में विघटन नहीं होता। इसके कारण वे लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। इनके कारण समस्याएं जैसे नालियों के बहाव में रुकावट, बाढ़, बीमारियों का फैलाव इत्यादि उत्पन्न हो सकती है। दोनों कारकों में वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण भी होता है। मल यानी सीवेज के निपटान की उचित व्यवस्था न होने के कारण स्थानीय जलाशय और जल के अन्य स्रोत वाहित मल से प्रभावित होते हैं। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जिनमें गैस, कूड़ा कचरा, धातु के लवण एवं तरल अपशिष्ट सम्मिलित है, बिना उपचार यानी ट्रीटमेंट किए पर्यावरण में छोड़ दिए जाते हैं। खेतों से निकलने वाला जल जिसमें कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक होते हैं अक्सर स्थानीय जलाशय में एकत्रित होता है। डीडीटी जैसे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के जल में मिलने से जल में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि होती है। इससे जल में शैवाल की तेजी से वृद्धि होती है। इससे पानी में विघटित यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तथा पानी की गुणवत्ता का ह्रास होता है। इसे ही हम सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इससे जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड
या बीओडी बढ़ जाती है, जिसके कारण जलीय जीवों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वे मर जाते हैं। जरा सोचिए, क्या जल प्रदूषण जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन का कारण भी हो सकता है? अपने दोस्तों या अध्यापक से इसके संदर्भ में चर्चा कीजिए। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें कचरे का उचित तरीकों से प्रबंधन करना आवश्यक है। हमने देखा है कि पदार्थ जैव निम्नीकरणीय या अजैव निम्नीकरणीय हो सकते हैं, इसलिए हमें कचरे को पृथक करना चाहिए। इसके लिए हम 2 प्रकार के कूड़ादान का प्रयोग कर सकते हैं। एक में हम जैव निम्नीकरणीय कचरा तथा दूसरे में अजैव निम्नीकरणीय कचरा एकत्रित कर सकते हैं। दोनों प्रकार के कचरे का निपटान भिन्न प्रकार से कर सकते हैं। बायोगैस प्लांट में जैव निम्नीकरणीय कचरे का सूक्ष्म जीवों की सहायता से बायोगैस तथा जैविक उर्वरक में परिवर्तन किया जा सकता है। जैव निम्नीकरणीय कचरे को एक गहरे गड्ढे में प्राकृतिक रूप से अपघटन के लिए छोड़ दिया जा सकता है। इससे हम कंपोस्ट भी बना सकते हैं, जो खेती में तथा बगीचे में खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अस्पताल के अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए भस्मक यानी इंसिनरेटर का प्रयोग आवश्यक है, जिसमें कचरे को अत्यधिक ताप पर जलाया जाता है। जरा सोचिए, कचरे के निपटान के लिए इसे जलाना सही है या गलत? सोचिए। बिल्कुल सही, यह गलत है, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण होता है। अजैव निम्नीकरणीय कचरे में से कुछ वस्तुओं को विभिन्न प्रकार के उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक की जार में फूलों के पौधे उगाए जा सकते हैं तथा प्लास्टिक की बोतलों में इन पौधों के लिए पानी की व्यवस्था की जा सकती है। बक्सों का वस्तुओं को रखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह किसी वस्तु का बार बार उपयोग करना पुनः उपयोग यानी रीयूज कहलाता है। कुछ पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु इत्यादि का पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग किया जा सकता है। इसमें वस्तुओं को ताप और दाब की सहायता से दूसरी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। घरेलू वाहित मल तथा उद्योगों से निकले तरल का वाहित मल उपचार संयंत्र यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सहायता से उपचार करना आवश्यक है। इससे जल में स्थित उपद्रव्यों का सांद्रण कम हो जाता है, जिससे जल प्रदूषण कम होता है। अब आप अपने अध्यापक से चर्चा करके कचरा प्रबंधन के और तरीकों के बारे में पता कीजिए। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।